कि उसे बेसिक एसेंशियल जो उसकी चीज है, जो उसे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ दे सकती है, वो अगर उसके पास ना हो तो वो क्या कहलाएगी? पॉवर्टी कहलाएगी। एकदम सी मिनिमम सी जिंदगी जी सके या अपनी मिनिमम से बहुत जो कम जरूरतें होती हैं अपनी, उसकी पूरा कर सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कहेंगे। अब पॉवर्टी के ना टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स मतलब पॉवर्टी के कितने प्रकार, गरीबी के कितने प्रकार। वेलकम टू द दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर यूट्यूब चैनल। आप सभी का यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस समय भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप इस वीडियो के साथ बने रहें और दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि आपको ऐसी मजेदार कंटेंट मिलते रहे। आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक में द इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज पॉवर्टी, हिंदी में कहें तो गरीबी। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि पॉवर्टी होती क्या है बाय डेफिनेशन, मतलब किसकी परिभाषा क्या है। अगर हम देखें तो गरीबी क्या होती है। अगर कोई पूछे किसी से कि पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है, तो कहने का मतलब यही होगा कि बेसिकली कि उसे बेसिक एसेंशियल जो उसकी चीज है, जो उसे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ दे सकती है, वो अगर उसके पास ना हो तो वो क्या कहलाएगी? पॉवर्टी कहलाएगी। अगर आप जेनेरिक डेफिनेशन में जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? पर्सन या कम्युनिटी लैक्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस और अ बेसिक एसेंशियल मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये क्या आएगा? आपका पॉवर्टी का डेफिनेशन आएगा। लेकिन अगर आपको एक वेल डिफाइंड और एक ऑथेंटिक डेफिनेशन चाहिए तो मैं कहूंगा कि आप ये वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन को जरूर अपने नोट्स में शामिल करें, जिसमें आप वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन देखेंगे ना, डिफाइन द पॉवर्टी डिफाइन एज अ प्रोनाउंस्ड डिप्रीविएशन इन वेल बीइंग व्हिच encompasses low income and the inability to acquire the basic goods and services necessary for the survival with the dignity। अब ये जो डेफिनेशन होती है, मैं ये क्यों कहता हूं अपने हर वीडियो में कि आपको किसी इंस्टीट्यूशंस के नाम लेके या फिर किसी अच्छे ऑथर के नाम लेके आपको डेफिनेशन लिखना चाहिए, ताकि आपके डेफिनेशन में थोड़ी क्लैरिटी आए और आपको नंबर ज्यादा अच्छा मिले। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको याद नहीं हो पाते हैं इतने टफ डेफिनेशन, तो आप ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। जैसे कि नीति आयोग भी क्या कहता है कि नीति आयोग ये बताता है कि पॉवर्टी एक चीज होती है जिसमें एक मॉडर्न अभी का जो पर्सपेक्टिव है, जिसमें मल्टी डायमेंशनल डेप्रीविएशन हो। मतलब कि आपने सुना होगा नीति आयोग आजकल जो पॉवर्टी की बात करता है, गरीबी की बात करता है, उसे सिर्फ एक तराजू में तौल के नहीं देख रहा है, वो उसे मल्टी डायमेंशनल देख रहा है, मतलब कि बहुआयामी तरीके से उसे देख रहा है। तो आप इस डेफिनेशन को भी अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। यहां पर जैसे कि मैंने इन्हीं डेफिनेशन को हिंदी में भी किया है। जैसे कि आप देखें वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन को, तो गरीबी को खुशहाली में साफ कमी के तौर पर बताता है, जिसमें कम इनकम मतलब कम आय और सम्मान के साथ जीने के लिए जरूरी चीजों और सेवाओं ना मिल पाना शामिल होता है। ठीक है, यहाँ पर इनकम की जगह आय होगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, लेकिन ठीक है। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत समझदार और स्मार्ट लोग हैं, इतना तो आप लोग समझ जाएंगे। आगे देखिए कि गरीबी क्या है। आप अगर देखें तो क्या कहता है? व्यक्ति या समुदाय के पास पैसे या कम से कम जीवन जीने के लिए जरूरी चीजों की कमी, तो इसे हम क्या कहेंगे? आपका गरीबी कहेंगे। ये आपकी डेफिनेशन है, आप बिल्कुल इन्हें अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पॉवर्टी के ना टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स मतलब पॉवर्टी के कितने प्रकार, गरीबी के कितने प्रकार। तो पहला प्रकार होता है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसे हम कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। दूसरा होता है रिलेटिव पॉवर्टी, जिसे हम कहते हैं सापेक्ष गरीबी। फिर तीसरा होता है सिचुएशनल पॉवर्टी, जिसे हम कहते हैं परिस्थिति निजय गरीबी। फिर आता है आपका जनरेशनल पॉवर्टी, जिसे हम कहते हैं पीढ़ीगत गरीबी। और वहीं पर हम आगे देखें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसके बारे में आजकल सारी जो दुनिया की बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे यूएनडीपी हो गए, है ना, डब्ल्यूएचओ हो गए, ये सब इकोनॉमिक फोरम्स हो गए, नीति आयोग हो गए, ये सब जो बात करते हैं आजकल जिस पॉवर्टी की हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, तो वो होते हिंदी में कहेंगे बहुआयामी गरीबी। अब इसी तौर पे हम आगे चलते हैं कि पॉवर्टी के जो ये प्रकार हैं, इनका मतलब क्या होता है। लेकिन उसी में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा
एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होता है, ये एक कंडीशन है, एक कंडीशन है एक आदमी की या फिर एक घर की, यहां पर पर्सन और हाउस होल्ड, उनकी एक कंडीशन है दैट दे डोंट हैव मिनिमम इनकम टू मीट द मिनिमम बेसिक नीड्स। मतलब कि उस घर के पास, वो घर या किसी एक व्यक्ति के पास इतनी मिनिमम, मतलब कम से कम उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो एकदम सी मिनिमम सी जिंदगी जी सके, या अपनी मिनिमम से बहुत जो कम जरूरतें होती हैं अपनी, उसकी उसकी पूरा कर सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कहेंगे। उसी में अभी 2025 में वर्ल्ड बैंक ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी और पॉवर्टी के लिए एक लाइन डिसाइड की थी और उसे अपडेट किया था। अब इसमें यह हो गया है कि जो व्यक्ति $3 प्रतिदिन से ज्यादा या उससे ज्यादा कमाता है, सॉरी उससे कम कमाता है, तो वो क्या आएगा, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा। मतलब कि वो किस में आएगा, वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। जो व्यक्ति दिन का $3 प्रतिदिन से कम कमाता है, तो वो किस में आएगा, आपका इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा। वहीं पर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मापने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं हेड काउंट मेथड। हेड काउंट मेथड क्या होता है, हेड काउंट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो आपका हेड काउंट मेथड में हम सिंपल टैली करते हैं, सारे ग्रुप का, एक स्पेसिफिक ग्रुप का क्या करते हैं, हम टैली करते हैं, मतलब उनकी गिनती करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हेड काउंट मेथड कहते हैं। इसी में एक चीज और आती है, हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो क्या होता है, हेड काउंट रेशियो होता है कि नंबर ऑफ पीपल, जो भी व्यक्ति, नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ पॉपुलेशन, है ना, इन पॉवर्टी बाय टोटल पॉपुलेशन। मतलब कि जितने भी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, बटे भाग में देंगे पूरी जनसंख्या, टोटल जनसंख्या। मान के चलिए एक देश है जिसमें सारे के सारे 1000 लोग रहते हैं उस देश में, और उस देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मान के चलिए 800 लोग रहते हैं, तो HCR क्या होगा, हेड काउंट रेशियो क्या होगा, 800 बटे 1000। इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.8। ये आपका क्या आ जाएगा, 0.8 आपका हेड काउंट रेशियो। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 80% लोग क्या है उस देश के, गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये आपका क्या है, हेड काउंट मेथड। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आपको क्या याद रखना है, पहला तो ये डेफिनेशन याद रखना है, दूसरा कि वर्ल्ड बैंक ने क्या चीज बताई है, ठीक है, और ये मेथड कहां इस्तेमाल होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो मेथड होता है, ये आपका अधिकतर जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब विकासशील देशों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपका ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाला मेथड, मतलब कि निरपेक्ष गरीबी। जो निरपेक्ष गरीबी होती है वो सबसे ज्यादा आपको कहां इस्तेमाल की जाती है, वो इस्तेमाल की जाती है वैसे देशों में जो कि कम विकसित हो या विकासशील देश हो, जैसे कि हमारा देश भारत। यहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इस्तेमाल मेथड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये मैंने फिर आपको बता ही दिया था, वर्ल्ड बैंक $3 प्रतिदिन से जो कम कमाते हैं वो किस में आते हैं, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। और ये जो डेटा है 2025 में ही इसे अपडेट किया गया है। इस बात को अपने नोट्स में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं आगे हमें क्या है। आगे है रिलेटिव पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, ये तुलनात्मक चीज होती है। जैसे कि आपको बताना है कि आप, जैसे कि मैं, आपके पास है, आप अब जैसे कि मान के चलिए कि मुकेश अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी और मेरे बीच में, उनके सामने तो मैं तो गरीब हूं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो रिलेटिव पॉवर्टी में आ गया। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर, रिलेटिव मतलब क्या कर रहा हूं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, अपने आप को दूसरे के सामने रख के मैं ये देख रहा हूं कि मैं उसके सामने किस स्तर पे खड़ा हूं। ठीक है, तो वो किस में आएगा, आपका सापेक्ष गरीबी में आएगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, सापेक्ष गरीबी में एक ऐसे व्यक्ति स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें व्यक्तियों की आय या संसाधन उस समाज की औसत या मध्यक आय की तुलना में काफी कम होते हैं।
जिसमें वो रहते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लिख लीजिएगा। ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, ये आर्थिक असमानता को उजागर करता है, मतलब कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की ये बात करता है। ठीक है, क्योंकि लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं लेकिन सामाजिक मानकों की तुलना में वंचित रहते हैं। मतलब कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स है, जो जरूरतें हैं उनकी, उनको वो पूरा कर लेते हैं, लेकिन क्या करें कि बाकी लोग के कंपैरिजन में, बाकी लोग के जब कंपेयर करते हैं, जो और लोग जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, जिनकी आय बहुत ज्यादा है, उनके कंपैरिजन में उनका क्या है कि वो तुलना से वंचित रह जाते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा, ये जो विकसित देश होते हैं जैसे कि आपके यूएस हो गए या फिर यूके हो गए, वहां पर किया जाता है। अब रिलेटिव पॉवर्टी को नापने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका गिनी गुणांक या दिस गिनी कोफिशिएंट, और दूसरा होता है लॉरेंस वर्क, दैट इज लॉरेंस कर्व। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका गिनी कोफिशिएंट होता है। और गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, गिनी कोफिशिएंट में आपको नंबर मिलता है। इसको किसने दिया था, इसको कोरेडो गिनी ने दिया था। कब दिया था, 1912 में इसे दिया था। इसमें क्या होता है, जो रेंज होता है वो 0 से 1 होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई 1 पे है, कोई देश अगर 1 पे है, किसी देश का गिनी कोफिशिएंट अगर 1 पे है, तो मतलब कि वहां सबसे ज्यादा क्या है, गरीबी है, रिलेटिव गरीबी, सापेक्ष गरीबी सबसे ज्यादा है। वहीं पर अगर 0 है तो मतलब क्या है कि वहां पर जो सापेक्ष गरीबी है वो निल है, मतलब कि नहीं है। तो सापेक्ष गरीबी सबसे ज्यादा है और 0 पे नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि अगर 1 है तो उस देश में सामाजिक असमानताएं या आर्थिक असमानताएं दोनों ही सबसे ज्यादा हैं। कहां पर, जिस देश का गिनी कोफिशिएंट 1 है। वहीं पर जिस देश का गिनी कोफिशिएंट अगर 0 है तो इससे ये पता चलता है कि उस देश में जो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं वो बिल्कुल नहीं है, वहां के लोग आर्थिक तौर पे पूरे के पूरे समान हैं। वहीं पर आपका जो लॉरेंस कर्व होता है वो आपका इनकम और इनइक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, चलिए अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है। फिर इसी को हमने इंग्लिश में कर दिया है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, नोट्स इसको बना सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कि अब दोनों के बीच में अंतर क्या है। अब देखिए जो सवाल है वो हमेशा ऐसे तो नहीं आएंगे जैसे आपने पढ़ के गया है, लेकिन आपको लिखना भी तो आना चाहिए ना। आप डेफिनेशन लिख देंगे, अगर यही सवाल अगर आपसे पूछ दे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में अंतर क्या है, लेकिन सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी में अंतर क्या है वो बताइए, अगर आपको सिर्फ वहां पर परिभाषा ही आती और नहीं आता है तब आप कैसे लिख पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है और वहां पर मैंने बताया है कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। मैं कभी भी मैं आपको बोलूंगा कि आप जब भी ऐसा कुछ डिफरेंस या अंतर बताने वाला कुछ टेबल बनाए तो उसमें इस बात की कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप एक आधार मतलब बेसिस यहाँ पॉइंट्स जरूर लिखें। उससे क्या होता है, एग्जामिनर को इजी हो जाता है कि आप किस बेसिस पे दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं, मतलब किस आधार पे दोनों के बीच में आप अंतर बता रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहला तो मीनिंग जैसे कि हमने देख लिया कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या करता है, इनएबिलिटी टू मीट द बेसिक मिनिमम नीड्स ऑफ लाइफ की बात करता है। वहीं पर रिलेटिव किसकी बात करता है, पॉवर्टी मेजर्ड इन कंपैरिजन विद अदर्स इन दी सोसाइटी की ये बात करता है। तो आपको यहां तक तो डेफिनेशन आपको समझ में आ ही गया होगा ये किसकी बात कर रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किसकी बात करते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होती है, फिक्स्ड लाइन होती है। कहने का मतलब ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन हुई और इसके जो ऊपर आएंगे वो पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे और जो इसके नीचे आएंगे वो बीपीएल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बीपीएल, दैट इज गरीबी रेखा के नीचे वो हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पर हम आगे बात करते हैं क्या करना है इसमें। तो जैसे कि
आप ध्यान से देख सकते हैं कि फोकस कहां पर है। अब फोकस किसकी बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का फोकस कहां पर है, नीड्स पे है। और इंसान की नीड्स क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है, वहीं पर रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी की नीड क्या होती है, यहां पर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस इन दी सोसाइटी, उसको कम करना है। भैया जब सबके पास सबकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी, सबको रोटी मिल जाएगा, सबको कपड़ा मिल जाएगा, सबको घर मिल जाएगा, सबकी जो बेसिक नीड्स है सबकी पूरी हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा, फिर लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो होगा कि उसके पास बहुत पैसा है, वो हमसे ज्यादा अमीर है, या फिर हम उससे ज्यादा गरीब हैं। ठीक है, तो ये सोशल और इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी जो डेवलप होती है, वो इनकम की असमानताओं के वजह से होती है। ठीक है, तो वहीं पर हम आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं, जैसे कि मेजरमेंट। अब मेजरमेंट किस में किया जाता है, मेजर्ड थ्रू दी मिनिमम कंजप्शन इनकम एक्स लेवल, मतलब कि एक मिनिमम कंजप्शन या इनकम लेवल को एक मानक माना जाता है, और उसी बेसिस पे, उसी के आधार पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब निरपेक्ष गरीबी को नापा जाता है। वहीं पर इसमें क्या, कैसे नापा जाता है, इसमें कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयर करते हैं किसका, इनकम का, किसके साथ, विथ एवरेज और मीडियम इनकम के साथ। फिर हम बात करते हैं नेचर कैसा है, इसका जो नेचर है आपका फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट है। आपने एक बार फिक्स्ड कर दिया कि कोई $3 प्रति दिन से जो ऊपर कमाता है वो गरीब नहीं होगा, तो आपने क्या कर दिया, उसे फिक्स्ड कर दिया। तो अब कोई कमाए, किसी ने $3 प्रतिदिन से ऊपर कमा दिया महीने के पूरे 30 दिन, तो मतलब वो उस महीने गरीब नहीं रहा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, दूसरी क्या है, ये डायनेमिक है, ये डायनेमिक है और ये चेंज होते रहता है। चलिए माने जैसे कि हम बिजनेस में भी देखते हैं, जब बिजनेस में लॉस होता है तो इंसान के बहुत सारे लॉसेस होते हैं, तो वो एक रिलेटिव पॉवर्टी की तरफ जाने लगता है। लेकिन उसी दिन कभी किसी मतलब जब उसे प्रॉफिट होने लगता है, जब वो कमाने लग जाता है, जब उसका इनकम बढ़ जाता है, तो वो किस में आ जाता है, फिर वो एक अपर क्लास में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये डायनेमिक है, मतलब कि ये बदलता रहता है। फिर जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, क्या बात कर रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मेन पॉइंट है, आपको इनको जानना होगा कि भैया इसका उद्देश्य क्या है। भाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी का उद्देश्य क्या है, तो पहले एब्सोल्यूट पॉवर्टी का उद्देश्य क्या है कि इंश्योर्स दी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो जीवन स्तर का न्यूनतम मानक सुनिश्चित करता है। जो भी जीवन स्तर का जो न्यूनतम मानक होगा उसको क्या कर रहा है, वो सुनिश्चित करना चाह रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है। फिर वहीं पर हम रिलेटिव पॉवर्टी को देखें, इसका क्या उद्देश्य है, ये क्या मेजर कर रहा है, इकोनॉमिक इन इक्वालिटी को मेजर कर रहा है, मतलब आर्थिक असमानताओं को ये क्या कर रहा है, माप रहा है। तो ये क्या उद्देश्य है इसका, पहले वाले का उद्देश्य सिर्फ क्या है कि ये बात बता रहा है किसके बारे में, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि जो जीने के लिए जो बेसिक, जो बहुत ही कम न्यूनतम जो अपने को चाहिए जीवन स्तर जीने, न्यूनतम मानक जो चाहिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी उसकी बात करता है। वहीं पर आपका रिलेटिव पॉवर्टी किसकी बात करता है, ये आर्थिक असमानताओं के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, यहां पर एग्जांपल है ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, जैसे कि अ फैमिली अनेबल टू अफोर्ड फूड एंड शेल्टर, एक ऐसा परिवार जो कि ना खाना ना ही घर अफोर्ड कर पा रहा है। अफोर्ड मतलब नहीं उठा सकता, उसका खर्च नहीं उठा सकता, तो क्या है ये इसकी बात कर रहा है। वहीं पर दूसरा देखिए, अ पर्सन अर्निंग मच लेस देन एवरेज इनकम इन दी सोसाइटी, एक व्यक्ति जो कि वहां का जो एवरेज इनकम होगा, समाज का जो औसत आय होगा उससे बहुत ही कम कमा रहा है। तो ठीक है, तो वो उसकी बात कर रहा है। तो ये आपके लिए एग्जांपल है, आप इसको प्लीज इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अगर नोट्स नहीं बनाना है तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के में आपको एज अ पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्लीज जाके उसे ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वैसे ही मैंने इसे हिंदी में भी कर दिया है, मैंने कहा है कि आपको ये आधार बनाना ही है, इससे क्या होता है आपको पता चल जाता है। जैसे कि साफ साफ आप देख सकते हैं कि मैंने किन किन
आधारों या बेसिस पे मैंने दोनों के बीच अंतर को बताया है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है वेरियस कमिटीज फॉर पॉवर्टी। अब वेरियस कमिटी ऑफ पॉवर्टी में क्या आता है, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है ना, पहला तो आपके पास यही है कि अलग कमेटी। अब अलग कमेटी कब आया था? अब देखिए, हाँ, मैं इसके बारे में पढ़ाने से पहले आप इस बात को जान लीजिए कि जब भी किसी अपने देश में किसी भी कमेटी का फॉर्मेशन होता है, कोई भी कमेटी बनती है, तो वहां पर अगर जैसे आप लिख रहे अलग कमेटी 1979, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इस साल इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया, या अपने जो विचार थे, जो उनको ऑब्जेक्टिव था, जो उनको सरकार को देना था, प्रस्तुत करना था, उसको उन्होंने सरकार को सौंपा। ठीक है, तो ये डेट ये होता है। तो जब भी आप एग्जाम में लिखें तो आप अलग कमेटी 1979 लिखें, ना कि अलग कमेटी 1973 या 4 आप लिखें। ठीक है, तो जिस जिस टाइम उन्होंने इसको रिपोर्ट को सबमिट किया, ये उसकी बात करता है। ठीक है, तो चलिए अलग कमेटी कब हुआ, इनको किस चेयरमैन कौन थे? वाई के अलग थे। इन्होंने कब सबमिट किया रिपोर्ट को? 1979, 1969 में 79 में सबमिट किया। फिर आता है ये क्या था, ये प्लानिंग कमीशन। जैसे कि आप देखें हमारे इंडिया में, हाँ हमारे भारत में, इस बात को आप जाने कि जो हमारे भारत में जो पॉवर्टी को किस तरीके से नापा जाता है, इसको नापने का एक तरीका से कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। उपभोग अव्यय सर्वेक्षण। ठीक है, तो हम जो इंडिया में जो गरीबी और पॉवर्टी को नापते हैं वो इस बेसिस पे नापते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, उपभोग व्यय सर्वेक्षण के उसमें हम इसको नापते हैं। इसमें जो अलग कमेटी है वो किसके बारे में बात करता है? गरीबी को कैसे नापता है? गरीबी को नापने के लिए वो कैलोरी इनटेक की वो बात करता है। मतलब कि दिन में कोई इतना कैलोरी का, कैलोरी क्या होता है? एक जब हम खाना खाते हैं तो उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे किस में नापते हैं? उसे कैलोरी में नापते हैं। बस आप अभी के लिए इतना जानिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट ऑफिशियल एक्सपर्ट टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। इस पॉइंट को आप जाने, पहली ये एक्सपर्ट ग्रुप थी जो इंडिया में बनी ऑफिशियली, जहां से हमारे पॉवर्टी एस्टिमेशन की नींव रखी गई। ठीक है, ऑफिशियली जहां से हमने पॉवर्टी एस्टिमेशन करना शुरू किया, ये पहली एक्सपर्ट क्या थी? ये ग्रुप थी। ठीक है, फिर हम आते हैं यहां पर दूसरा पॉइंट पे। इन्होंने जो पॉवर्टी एस्टिमेशन का जो दिया, मतलब पॉवर्टी गरीबी निकालने का इन्होंने जो तरीका दिया, ठीक है, वो किसके आधार पे था? ये आधार था आपका मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जैसा कि मैंने बताया, हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, किस पे था? कम से कम कैलोरी की जरूरत और खर्च के आधार पर ये गरीबी रेखा को बताने की बात थी। वहीं पर कैलोरी की नॉर्म्स क्या थी? मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में कैलोरी इनटेक कितनी ज्यादा होगी या कितनी मिनिमम होगी, तो हम बता पाएंगे कि वो इंसान गरीबी रेखा के नीचे है क्या उसके ऊपर है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? अगर जो इंसान 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रत्येक पर्सन प्रतिदिन खाता है, तो वो किस में आएगा? वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। उससे कम खाता है तो उसके नीचे आएगा। वहीं पर शहरी क्षेत्र में अगर वो 2100 कैलोरी से कम अगर खाता है तो वो किस में आएगा? आपका गरीबी रेखा के नीचे आएगा। ठीक है, तो इसमें जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की गई किसकी की गई? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात की गई। अगर मैं इन्हीं को मैं पैसों के टर्म्स में देखूं, हालांकि इन्होंने कैलोरी के हिसाब से बताया था, ठीक है, कैलोरी के हिसाब से बताया था अलग कमेटी ने, लेकिन अगर मैं इसे मूल्य के भाव में देखूं कि कितने की बात कर रहे हैं, तो 2400 कैलोरी खाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 49.1 रुपए खर्च होंगे, वहीं पर शहरी क्षेत्र में 56.7 रुपए से खर्च होंगे।
ठीक है, तो इस बात को ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैलोरी वाला है। अब आप ये सोचेंगे कि रूरल ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और शहरी क्षेत्र में 2100 क्यों? क्योंकि इस वजह से कि ग्रामीण क्षेत्र में मेहनत ज्यादा है, वहां पर किसानी करते हैं लोग, वहां पर पशु पालते हैं और वहां पर मेहनत ज्यादा है, इसलिए उनकी इनटेक, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। इसी को मैंने हिंदी में भी यहां पर आपको ट्रांसलेट करके दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से देखें और अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसमें सब कुछ कवर है जिसको आप अपने नोट्स में अच्छी तरह उतार सकते हैं, लिख सकते हैं और नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या, दूसरा कमेटी, लकड़वाला कमेटी। ये कब बना था? ये बना नहीं, इन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट की थी? सॉरी, 1993 में इन्होंने सबमिट की। ये भी किसकी बात करते थे? ये भी जो अलग अलग कमेटी थी उन्हीं के रिकमेंडेशन को उनने क्या लिया, आगे ले गया। ये भी कैलोरी इनटेक की ही बात कर रहे थे। ठीक है, कि कंटिन्यू द कैलोरी अप्रोच फॉर पॉवर्टी डिफिनेशन बट रीडिफाइंड द मेथोडोलॉजी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि जो आपका जो गरीबी की जो परिभाषा थी, गरीबी की जो परिभाषा थी कैलोरी की, उसको जारी ही रखी। जो अलग कमेटी ने दी, कैलोरी किसने दी थी? पहले अलग कमेटी ने दी। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि कैलोरी इनटेक वाला किसने दिया था, तो अलग कमेटी ने दिया था। ठीक है, वहां का लकड़ वाला भी ऑप्शन में रहेगा, तो इनको नहीं मारना है। ठीक है, अलग कमेटी ने दिया था, लेकिन तरीके को फिर से तय किया। अब क्या होता है कि 1980 का भारत और 1993-94 के भारत में जमीन आसमान का अंतर होगा। तो समय समय के हिसाब से क्या कैलोरी इनटेक, उनकी जरूरतें और हमारी जो बास्केट होते हैं, जो फूड बास्केट होते हैं, जो प्राइस बास्केट होते हैं, वो भी क्या बदल रहे थे। एक इकोनॉमिक सिचुएशन, रिफॉर्म्स होने लगे थे। तो इस वजह से हमें समय समय पर पॉवर्टी एस्टिमेशन, पॉवर्टी लाइन को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सेम चीज इन्होंने भी उसी चीज को ही रखा कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और वहीं पर शहरी में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। लेकिन इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की रखी कि यहां पर इन्होंने सीपीआई सीपीआई की बात की। सीपीआई कहां? कृषि श्रमिक, कहां के लिए? ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ठीक है, और वहीं पर सीपीआई औद्योगिक श्रमिक कहां की बात की? ये शहरी क्षेत्रों के लिए। ठीक है, मतलब कि सीपीआई ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड सीपीआई ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स की बात की। और इन्होंने एक और बात की कि इन्होंने कहा कि ऑल इंडिया, मतलब पूरे इंडिया का, ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन डिसाइड करना इट्स वेरी इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल आसान है, बट ऐसे आप कैसे कैलोरी के बेसिस में आप कैसे डिफाइन कर पाओगे? क्योंकि पंजाब का किसान, ठीक है, पंजाब का किसान जो खाना खाता है, जो उनका डाइट है, जो उनका खाना खाने का तरीका है, उन्हें रोटी चाहिए, उन्हें सब्जी चाहिए, उन्हें दाल चाहिए, उनका जो डाइट है, खाने का जो तरीका है, वो वहीं तमिलनाडु के किसान से बहुत अलग है। तो कैसे आप बोल सकते हैं कैलोरी के हिसाब से? जैसे कि हम जानते हैं कि चावल में ज्यादा कैलोरी होती है, तो वो खाएगा तो उसको ज्यादा कैलोरी मिलेगी। ठीक है, क्या पता कि पंजाब का जो किसान है ना, वो मक्के की रोटी खा ले ठंड में, तो उसे ज्यादा कैलोरी मिल जाएगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि आप, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम एक ही देश में, जो हमारा देश विभिन्नताओं से जो भरा हुआ है, डाइवर्सिटी है हमारे इतने पूरे बड़े देश में, तो हम इसे एक तराजू में नहीं नाप पाएंगे, हमें उन्हें टुकड़ों में देखना होगा। इसलिए खड़वाल कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी, ये बोला कि आपको हर स्टेट मतलब कि हर राज्य का जो पॉवर्टी होता है, पॉवर्टी लाइन होता है, उसको क्या करना है, अलग से डिफाइन करना है। मतलब हर स्टेट का अलग से बताना है और फिर उन्हीं स्टेट का एवरेज और मीडियन लेके, मतलब हर स्टेट का अलग से तो बताएंगे, हर राज्य का अलग से तो बताएंगे, और उन्हीं स्टेट्स का अलग से बताने के बाद उनका मीन, मीडियन या एवरेज लेके क्या करेंगे, पूरे ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया जाएगा। ठीक है,
इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली बात, जो पॉवर्टी लाइन है जो कैलोरी वाली है किसने दी थी? अलग कमेटी ने दी थी। लकड़वाल कमेटी ने अलग कमेटी की रिकमेंडेशन को कैलोरी वाले को आगे जारी रखा, लेकिन उसमें मेथोडोलॉजी में मतलब कि उसके तरीकों में क्या किया? बदलाव किया। उसके बाद कैलोरी इनटेक की बात है, ग्रामीण क्षेत्रों की आपको याद रखनी है। उसके बाद एमपीसीई की बात की गई, जिसमें शहरी क्षेत्र के लिए इंडस्ट्रियल लेबरर्स वर्कर्स, सीपीआई ऑफ औद्योगिक श्रमिक, और वहीं पर सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर्स कहाँ के लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, रूरल एरियाज के लिए। अगर हम इसी टाइम के कैलोरी को अगर पैसों के उसमें टर्म्स में देखें, मूल्यों के क्षेत्र में देखें, तो आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एमपीसीआई कितना था? 328 रुपए, और वहीं पर शहरी क्षेत्रों के लिए 454 रुपए। ठीक है, तो अगर मेरे को 2400 कैलोरी अगर ग्रामीण क्षेत्र में खाना होगा तो मेरे को कितना खर्च करना होगा उस समय? 1993-94 में 90 में लगभग 328 रुपए। ठीक है, चलिए, मैंने 90 इसलिए बोला कि जो रिपोर्ट सबमिट हुई है वो 1993 में हुई है, लेकिन जो तय मानक हुआ है वो 1989-90 के टाइम की थी। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तेंदुलकर कमेटी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब जमा की? 2009 में, माफ कीजिएगा 2005 लिखा हो, 2005 में कमेटी बनी थी, 2009 में इन्होंने रिपोर्ट को क्या किया था? सबमिट किया था। ठीक है, तो सबमिट किया था 2009 में। इसके चेयरमैन कौन थे? सुरेश तेंदुलकर थे। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था? अब एक चीज बताइए मेरे को कि इन्होंने क्या क्या कि हम कैलोरी वाले जो एस्टिमेशन है, तो कैलोरी वाले तरीके को इस्तेमाल करके जो पॉवर्टी लाइन को हम डिफाइन कर रहे थे, उसको उन्होंने रिकमेंड किया किस पे? मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड पे, जिसमें किनकी बात की गई? क्लॉथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशन, मेडिकल एंड रेस्ट फॉर 30 डेज, ये इनकी बात की गई। हम कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन से कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेथड की ओर बढ़ गए। हमें इस मेथड को छोड़ना पड़ा और हम इस मेथड को अपना लिए। किसको? उपभोग व्यय मेथड को। ठीक है, उसको हमने उपभोग व्यय को शामिल किया। ठीक है, अब ये क्यों किया गया? अब आप खुद ही सोचिए कि जो आपका जो कैलोरी मेथड था, अब किसी किसान अपने खेत में है, क्या वो किसान से बेचने के लिए उगा रहा है? नहीं ना, अपने खाने के लिए भी उगा रहा है। ठीक है, तो उसका कैलोरी इंटेक तो वैसे हो जा रहा है। क्या पता उसके घर में 5-6 आम के पेड़ लगे हों, वो आम खा लिया, उसका कैलोरी इंटेक वहां से हो गया। क्या पता बगल वाला पड़ोसी उसको 4-5 किलो आलू देके चला गया, उसने आलू उगाए थे, तो वहां से उसे कैलोरी इंटेक हो गया। ठीक है ना, तो ये कोई सही तरीका नहीं था। कैलोरी से हम सही तरीके से नहीं बता सकते, क्योंकि जरूरतें सिर्फ खाना, रहना और कपड़ा नहीं होता, मतलब उसके ऊपर भी चीजें होती हैं। जैसे कि हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, तो यही बस नहीं होती। अब समय बदल रहा है, देश ग्लोबलाइजेशन की तरफ चला गया, उदारवादी की तरफ चला गया, वैश्वीकरण की तरफ चला गया, तो अब हमारी जरूरतें भी बदली, तो हमें फिर और भी चीजें, जैसे कि आपको क्या चाहिए? अगर आपके पास शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, ठीक है, आपको अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, साफ बिजली और एकदम साफ वातावरण भी आपको क्या चाहिए, तो ये इन सब की ये बात करते थे। ठीक है, इन्होंने रिकमेंड क्या किया? यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट अक्रॉस दी रूरल एंड अर्बन एरियाज, मतलब कि एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट बनानी होगी, कहां के लिए? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए। इन्होंने एक चीज बताई, पॉवर्टी लाइन किस प्राइसेस पे बेस्ड थी? 2004-5 के प्राइसेस पे ये पॉवर्टी लाइन आपकी क्या थी? बेस्ड थी। इन्होंने इनकी बात की। वहीं पर यह बताया गया कि जो रूरल क्षेत्र में, मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र में 672 रुपए प्रति माह अगर वो कमा रहा है, या उससे ऊपर कमा रहा है, या नीचे कमा रहा है, माफ कीजिएगा नीचे कमा रहा है, तो किसमें आएगा? वो आपका पॉवर्टी में आएगा, गरीबी रेखा के नीचे आएगा। वहीं पर शहरी क्षेत्र के लिए कितना है? 859 रुपीज है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। हाँ, इसके कारण क्या हुआ था कि सिग्निफिकेंटली क्या हुआ? आपका नंबर ऑफ जो पुअर्स थे इंडिया में क्या हुए? बढ़ गए।
अब बढ़ गए तो उससे क्या इनका विरोध भी बहुत ज्यादा हुआ कि भैया ऐसे कैसे बढ़ गए, पहले 25% दिखा रहे थे लकड़वाल कमेटी में और आपने दिया तो सीधे 37-38% बढ़ गए। तो उसके लिए इसी कमेटी को रिव्यू करने के कारण क्या हुआ, एक दूसरी कमेटी का फॉर्म हुआ जिसे हम कहते हैं रंगराजन कमेटी। 2000 कब बना, ये 2014 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी, ये बना था आपका 11 में बना था। ठीक है, अब हम आते हैं इन्होंने क्या किया था, रिव्यू किया था। रिव्यू किसको किया था, तेंदुलकर कमेटी के मेथोडोलॉजी को रिव्यू किया था कि तेंदुलकर कमेटी ने जो तरीका इस्तेमाल किया था पॉवर्टी गरीबी रेखा को बताने के लिए, क्या वो तरीका सही था या गलत था। तो उसको जांचने के लिए कौन सी कमेटी बनी आपकी, सी रंगराजन कमेटी बनी। ठीक है, इसमें क्या किया गया, आपका एमपीसीआई की ही बात की गई। इसमें आप में क्या क्या इंक्लूड किया गया एक्सपेंडिचर में, फूड, एजुकेशन, हेल्थ, क्लोथिंग, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एसेंशियल आइटम्स। ठीक है, इसमें जो पॉवर्टी उसको सेपरेट किया गया है। सेपरेट मतलब कि पॉवर्टी बास्केट फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज के लिए। रिवाइज द कंजप्शन नॉर्म टू बेटर रिफ्लेक्ट द बेसिक नीड्स। जो भी कंजप्शन नॉर्म थे उनको रिवाइज किया गया ताकि उनकी बेसिक नीड्स बनी रहे। फिर वहीं पर रूरल इंडिया है, उसके लिए कितना था, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना रखा गया पॉवर्टी लाइन, 972 रुपए प्रति माह। वहीं पर अर्बन क्षेत्र के लिए कितना रखा गया, 1407 रुपए प्रति पर पर्सन पर मंथ। अगर वो इन दोनों से, ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपए 972 और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपए से अगर कम कमाते हैं दोनों, तो कहां से आएंगे, गरीबी रेखा के नीचे आएंगे। ठीक है, इसके कारण इंडिया में एस्टिमेट कितना किया गया, 29.5% इंडियन पॉपुलेशन आर बिलो दी पॉवर्टी लाइन। ठीक है, मतलब इतने परसेंट उस समय, इतने लगभग 30% लोग गरीबी रेखा के क्या थे, नीचे थे। वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं, वही आपको ये हिंदी में दिया हुआ है, आप एक बार इनको देख लीजिएगा। फिर आगे आता है, ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है क्या, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसको कौन रिलीज करता है, इसको रिलीज करता है मतलब पर्सन वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ लाइफ। वेल्थ हंगर लाइफ क्या करता है, ये इस इंडेक्स को ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज करता है। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला मेजर क्या करना है, सेवरिटी ऑफ हंगर, मतलब कि भूख की जो क्षमता है, मतलब कि आपका जो भूख है माफ कीजिएगा, जो आपकी भूख की जो गंभीरता है उसके बारे में ये बात करता है। और ये किस गोल की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, सतत विकास का जो लक्ष्य है उसके दूसरे नंबर के बारे में बात करता है। वो क्या है, नो हंगर। ठीक है, इसमें कितने इंडिकेटर होते हैं, 4 इंडिकेटर होते हैं। पहला होता है अंडर नरिशमेंट, दूसरा होता है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा होता है चाइल्ड मोर्टालिटी। ठीक है, जैसे कि अंडर नरिशमेंट की बात क्या हो रहा है कि जो कैलोरी खा रहा है कि नहीं, वो जितना कैलोरी जरूरत है उससे कम खा रहा है। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है कि हाइट और वेट का जो रेशियो है, अनुपात है चिल्ड्रन में अंडर 5, वो क्या है, बहुत लो है। तो चाइल्ड स्टंटिंग क्या है कि लो हाइट फॉर एज, जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं 5 साल छोटे हैं, वो एज के हिसाब से वो उनकी हाइट उतनी बढ़ नहीं रही, इसे क्या कहेंगे, चाइल्ड स्टंटिंग कहेंगे। वहीं पर चाइल्ड मोर्टालिटी क्या होती है कि डेथ रेट होती है, कि 5 साल से कम बच्चों की जो डेथ रेट है, ठीक है, वो क्या है, मृत्यु दर क्या है उनकी, वो उनकी बात करता है। इसमें क्या है, स्कोर है। स्कोर की बात करें तो स्कोर है, अगर 9.9 से नीचे है तो लो में आएगी हंगर लेवल, वहीं पर 50 से ज्यादा है तो एक्सट्रीम अलार्मिंग है, मतलब बहुत ज्यादा हंगर लेवल है। यहीं पर हम आगे देखते हैं, आगे यहां पर देखें तो अंडर नरिशमेंट क्या है, यहां पर मैंने आपको क्या दे दिया है, इनका डेफिनेशन दे दिया है, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। इंडिया का जो अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो कितना है, 102 नंबर पे रैंक पे है। टोटल कितने कंट्री में, 123 में, और ये जो डेटा है 2025 का है। ठीक है, तो एग्जाम तो हो चुके हैं, तो अगले साल के लिए अगर आप देख रहे हो या बाद के कोई एग्जाम के लिए देख रहे हो तो इस डेटा को आप बदल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका, यही मैंने हिंदी में से कर दिया है, अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल विकास में कमी और बाल मृत्यु दर की बात कर रहे हैं। ये 4 संकेतक हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, यहीं पर उनके भी मैंने यहाँ पर क्या परिभाषा दे दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सीजीपीएससी में चाइल्ड स्टंटिंग से मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको इसका क्या आना चाहिए, इसका परिभाषा तो आना ही चाहिए। ठीक है, बाकी के तो आने ही चाहिए, क्योंकि रिपीट तो वो करते ही हैं क्वेश्चन। आगे चलते हैं,
यहीं पर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको किसने रिलीज किया था? यूएनडीपी और ओपीएचआई, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या किया था? इसे रिलीज किया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं, बहुआयामी गरीबी सांकेतिक। इसमें कितने इंडिकेटर होते हैं? इसमें इंडिकेटर होते हैं आपके टोटल 10 इंडिकेटर। कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं। इन डायमेंशन कितने होते हैं? 3 होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इस वाले में इंडिकेटर होते हैं 10 और डायमेंशन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, यहां पर बात किया गया पर्सन इज कंसिडर मल्टी डायमेंशनल पुअर इफ डिप्राइव्ड इन 1/3 और मोर वेट इंडिकेटर। अगर एकदम ही इन सब में से 1/3 से भी ज्यादा में अगर वो डिप्राइव्ड है, कमी है उसके पास, तो किसमें आएगा? वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आएगा। ये 10 इंडिकेटर में से किसी एक इंडिकेटर में भी वो 1/3 से ज्यादा उसमें उसके पास कमी है, जैसे कि डिप्राइव्ड है, उसे जरूरत है लेकिन उसे मिल नहीं रहा है, तो किसमें आएगा? वो मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी गरीबी में आएगा। और ये कौन सी गोल की बात करता है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 दैट इज नो पॉवर्टी की ये बात करता है। वहीं पर जो ये इंडिकेटर होता है, ये जो इंडिकेटर होता है इसका जो रेंज होता है ये 0 से 1 तक होता है। अगर 1 है तो बहुत ज्यादा गरीबी है और 0 है तो नो पॉवर्टी, मतलब कोई गरीबी नहीं है उस देश में। वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ है पॉइंट से, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि लगभग 6.3 बिलियन में 1.1 बिलियन लोग क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये 2000 कब का है? 25 का डेटा है। ठीक है, वहीं पर अराउंड 740 मिलियन पीपल पुअर 64.5%। फिर आते हैं यहाँ पर, ये डेटा आप इसको देख लीजिएगा। इंडिया का स्कोर कितना है? 0.069 है। ठीक है, फिर हम आते हैं बहुआयामी गरीबी सूचक। ये भी आपका क्या हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका क्या? मल्टी। हाँ, ये मैंने आपके लिए इन्फोग्राफिक्स बना के रखा है। इस इन्फोग्राफिक्स में क्या है कि आप इसको ध्यान से देखें तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एमपीआई दैट इज इन इंग्लिश, और वो क्या बहुआयामी गरीबी सूचांक वो हिंदी में दिया हुआ है। तो आप इसे देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या है, और रिवाइज करना भी आसान हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं बार बार कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर आता है आपका, यहां पर हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो अब यहां पर आते हैं, हमारा पॉइंट क्या है? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब कि हम यहां पर बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक की, हम यहां पर बात करेंगे। यहां पर हम आगे चलते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे इंफोग्राफिक्स आपके लिए बना दिए हैं, अगर इनको ध्यान से देखेंगे, माफ कीजिएगा थोड़ा अटक गया। हाँ चलिए, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे इसको, तो आप देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर इंडिकेटर दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर भी कितने 3 इंडिकेटर है। पहला है हेल्थ दैट इज स्वास्थ्य, फिर है एजुकेशन शिक्षा, और फिर तीसरे किसकी बात करता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीवन स्तर की बात करता है। इसमें कितने इंडिकेटर होते हैं? इसमें आपके टोटल 12 इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, और कितने डायमेंशन होते हैं? 3 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, इसमें 3 एक्स्ट्रा चीजें जुड़ी होती हैं। ठीक, जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपको पता चलेगा, जैसे कि यहां पर हमने बताया आयाम कितने होते हैं? डायमेंशन 3 होते हैं, और इन संकेत कितने हैं आपके? 12 है। क्या क्या जुड़ गया आपके पास? मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता, मतलब कि मदर्स हेल्थ एंड बैंक अकाउंट। जैसे जनधन अकाउंट हो गया, मातृ स्वास्थ्य से कि आंगनवाड़ी वर्कर में जो काम करते हैं उनके लिए हो गया, मदर्स लोग के लिए जो महिलाओं लोग के लिए जो स्कीम चलती हैं उनके पोषण उनकी सुरक्षा के लिए, वो उनकी बात कर रहा है। ये भी किन बात, ये कौन सा सस्टेनेबल नंबर गोल पे है? ये सस्टेनेबल गोल नंबर 1 की बात करता है। किसकी? नो पॉवर्टी की ये बात करता है। ठीक है, नेशनल एमपीआई, जो नेशनल एमपीआई है जिसे हम कहते हैं, इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है आपका नीति आयोग। नीति आयोग इस डेटा को क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड होता है?
ये बेस्ड होता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एनपीआई मेथोडोलॉजी पे, जिसको हमने जो पहले आप बात की थी यूएनडीपी और ओपीएचआई मिलके बनाए थे। और ये डेटा किसका इस्तेमाल करता है, एनएफएचएस का डेटा ये इस्तेमाल करते हैं, किसको, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ये थे जो पॉवर्टी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जिसके अंदर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। और जैसा कि आप देखिए, मैंने पूरे उस स्लाइड को जो हमने पढ़ा है उसको एक छोटे से एक 1 पेज में इसको समराइज कर दिया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, जैसे कि डेफिनेशन यहां पर 3 लोग ने दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। वहीं पर कंपैरिजन क्या है, निरपेक्ष और सापेक्ष पॉवर्टी में, गरीबी में, फिर इंडिया किस टाइप से मेजरमेंट किया है, फिर अलग कमेटी कब आए, ठीक है, फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, फिर जनरेशनल पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सबके बीच में क्या है आपको डिफरेंस बता दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें पढ़िएगा और आगे और अपने नोट्स को बनाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।